सेक्शन 22 और सेक्शन 23 आप लोगों का कंप्लीट है। नेक्स्ट एक एग्जांपल की बात करते हैं हम। मिस्टर पी है, वो शूज की सप्लाई कर रहा है। मिस्टर पी है, ही इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ द शूज। वो शूज की इंट्रा स्टेट सप्लाई में लगा हुआ है और उसका बिजनेस कौन सी स्टेट में है? आसाम की स्टेट में है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर बता रखा है 22 लाख रुपीस का। आप मुझे बताइए कि अगर आसाम में है, गुड्स को सप्लाई कर रहा है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर 22 लाख रुपीस का है, देन वेदर मिस्टर पी इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ और नॉट। सबसे पहले जब भी हम आंसर को सॉल्व करें, सबसे पहले ये देखो कि वो गुड्स की सप्लाई कर रहा है या सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है। गिवन क्वेश्चन में वो गुड्स की सप्लाई कर रहा है और कौन सी स्टेट में कर रहा है। सेकंड अपने को ये देखना है आसाम में। आसाम में कौन सी लिमिट एप्लीकेबल होती है? 40 लाख रुपीस की लिमिट एप्लीकेबल होती है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर अभी क्वेश्चन में कितना है? 22 लाख। तो आपको रजिस्ट्रेशन की नीड है या नहीं? तो यहाँ पर 40 लाख रुपीस का एग्रीगेट टर्नओवर उससे एक्सीड होता है तो हमें जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाना है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में 22 लाख रुपीस का उसका एग्रीगेट टर्नओवर है, इसका मतलब आपको रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। सेकंड, इसी क्वेश्चन में बोला है कि अगर मिस्टर पी आसाम से जो बिलोंग करता है वो यहाँ पर शूज की सप्लाई नहीं करके पान मसाला सप्लाई कर रहा होता है। उसका बिजनेस किसका है? पान मसाले का और उसका एग्रीगेट टर्नओवर है 22 लाख रुपीस का। आप बताइए कि मिस्टर पी को यहाँ पर जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की नीड है या नहीं। तो देखो, अगर कोई भी पर्सन जो एंगेज्ड है इन मेकिंग द सप्लाई ऑफ आइसक्रीम और अदर एडिबल आइस और पान मसाला और ऑल द गुड्स ऑफ चैप्टर 24 जिसमें टबैको प्रोडक्ट्स इंक्लूड होते हैं, अगर आप इनकी सप्लाई में लगे हुए हैं, पान मसाला, आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस या फिर चैप्टर 24 में जो आइटम्स मेंशन है टबैको प्रोडक्ट्स, उनमें अगर आप डील करते हैं तो आपकी लिमिट 20 लाख रुपीस की ही रहेगी, आपकी लिमिट 40 लाख रुपीस की नहीं रहेगी। तो गिवन क्वेश्चन में यहाँ पर 22 लाख रुपीस का टर्नओवर है, तो इस केस में 20 लाख एक्सीड करते ही आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाना है। मींस यहाँ पर मिस्टर पी जो आसाम से बिलोंग करता है उसे जीएसटी लॉ में क्या करवाना होगा? रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। क्लियर है? इसी में थर्ड सिचुएशन पे जाते हैं। थर्ड सिचुएशन में बोला है कि मिस्टर पी जो आसाम से बिलोंग करता है इज एक्सक्लूसिवली डीलिंग इन द प्रोवाइडिंग द टैक्सेबल गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। अगर वो गुड्स भी दे रहा है और सर्विसेज भी दे रहा है, अगर आप गुड्स की सप्लाई भी करते हैं और सर्विसेज की सप्लाई भी करते हैं तो इस केस में सर्विस की लिमिट एप्लीकेबल होगी और 20 लाख से एक्सीड होते ही आपको जीएसटी लॉ में क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन करवाने की नीड आ जाएगी। क्लियर है? तो मिस्टर पी जो आसाम से बिलोंग करता है उसका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 22 लाख का है तो उसको जीएसटी लॉ में क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन करवाना है। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन है, अगर वो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सर्विसेज अगर प्रोवाइड करवा रहा है तो सर्विसेज के केस में तो वैसे भी 20 लाख की ही लिमिट है, तो उसको यहाँ पर जीएसटी लॉ में क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन करवाना है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। एक और क्वेश्चन पे हम जाते हैं। मिस्टर पी जो यहाँ पर नागालैंड से बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है? नागालैंड। बट नागालैंड में केवल और केवल वो एल्कोहल क्लीकर सप्लाई कर रहा है और उसकी एक और यूनिट है महाराष्ट्र में जहां से वो टैक्सेबल गुड सप्लाई करता है। एल्कोहल क्लीकर की जो सप्लाई कर रहा है उसका अमाउंट है 8 लाख रुपीस का और महाराष्ट्र से जो टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करता है उसका लिमिट है, उसका एग्रीगेट है यहाँ पर 34 लाख का। तो मिस्टर पी का सारी यूनिट का अगर एग्रीगेट करे तो 42 लाख रुपीस का एग्रीगेट टर्नओवर हो गया। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि वेदर द मिस्टर पी इज रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ और नॉट। उसको रजिस्ट्रेशन की नीड है या नहीं? अगर है तो उसके ऊपर क्या लिमिट एप्लीकेबल होगी? देखो, एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखना, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से केवल एग्जम्प्टेड गुड्स डील कर रहे हैं या केवल नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो उस स्टेट पे जो थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल होता है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम थ्रेशोल्ड हमेशा उस स्टेट का कंसीडर करेंगे जिस स्टेट से टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई हो रही है। अब गिवन क्वेश्चन में नागालैंड में हम केवल एल्कोहल क्लीकर सप्लाई कर रहे हैं जो बिल्कुल यहाँ पर नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, इस पे अभी तक जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो नागालैंड पे वैसे तो अपने यहाँ पर जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में एप्लीकेबल होता है और यहाँ पर 10 लाख रुपीस की लिमिट एप्लीकेबल होती है, बट वो हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे
क्योंकि यहाँ से 100% नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो रही है। आपको महाराष्ट्र में जहां से टैक्सेबल सप्लाई हो रही है वहां पर 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होती है, तो आपके ओवरऑल मिस्टर पी पे 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी। और गिवन क्वेश्चन में उसका 42 लाख रुपीज का टर्नओवर है, तो उसे जीएसटी लॉ में क्या करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट उसी के बाद हम सेक्शन 22 के एक और पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। अगर कोई असेसी जिसका बिजनेस क्या हो जाता है, ट्रांसफर, अगर किसी भी पर्सन का बिजनेस क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। देखो ट्रांसफर दो रीजन से हो सकता है। फर्स्ट, अगर कोई सोल प्रोप्राइटर अपना बिजनेस कर रहा था, तो अगर उस सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है, तो इस केस में भी यहाँ पर क्या हो सकता है, उसका बिजनेस ट्रांसफर उसके लीगल ईयर्स को हो जाता है। क्लियर है? सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, अगर आपको अमालगमेशन हो जाए, अगर किसी कंपनी का अमालगमेशन हो जाए या डीमर्जर हो जाए, तो इन कारण से भी आपका बिजनेस यहाँ पर क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ होती है, तो लीगल ईयर के पास अगर उसका बिजनेस चला जाता है, तो उसको ट्रांसफरी को नया रजिस्ट्रेशन लेना होगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। जब से उसको बिजनेस ट्रांसफर हुआ है, उसके 30 डेज में उसको क्या करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। क्लियर है? और ड्यू टू द परस्यूएंट टू द सैंक्शन ऑफ द स्कीम ऑफ अमालगमेशन और अरेंजमेंट्स और डीमर्जर बाय द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल, अगर हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से अमालगमेशन होता है, डीमर्जर होता है, जिसके कारण बिजनेस अमालगमेटिंग कंपनी का अमालगमेटेड में शिफ्ट हो जाता है या डीमर्ज्ड कंपनी का रिजल्टिंग कंपनी में शिफ्ट हो जाता है, तो बिजनेस अगर ट्रांसफर हो जाता है, तो इस केस में आरओसी ने जिस डेट पर आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया है, उसके विद इन 30 डेज आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। क्लियर है? तो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए कब अप्लाई करना है, क्लियर है? तो सेक्शन 22, सेक्शन 23 आप लोग का क्लियर है। सेक्शन नंबर 22 में क्या है, पर्सन्स लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। सेक्शन 23 में बता रखा है कि किन किन पर्सन्स को जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं सेक्शन 24 की। सेक्शन 24 में आपको बता रखा है कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि इन पर्सन्स को जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ही, इररेस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशहोल्ड। ओके, फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, पर्सन्स मेकिंग एनी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो गुड्स, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज अगर करते हैं तो 20 लाख तक का थ्रेशहोल्ड है, 20 लाख से एक्सीड करता है तो आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाना है। बट अगर आप इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो इररेस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशहोल्ड, अगर गुड्स की इंटर स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं तो आपको इररेस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशहोल्ड आपको जीएसटी लॉ में क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है। सेकेंड, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उसको भी जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है। थर्ड, a person receiving the supply on which the tax is payable by the recipient on the reverse charge mechanism। देखो मिस्टर ए जो जीटीए की सर्विसेज दे रहा है मिस्टर बी को, तो आप सभी को सेक्शन 23 में हमने डिस्कस किया था, द पर्सन हु इज सप्लाइंग the GTA services or any services on which the RCM is applicable, then the recipient will be liable to pay the tax and the supplier need not to get registered himself in the under GST law। तो यहाँ पर सप्लायर को तो जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है, पर जो रेसिपिएंट जिसको आरसीएम बेसिस पे टैक्स भरना है उस रेसिपिएंट को जीएसटी लॉ में क्या करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो भी पर्सन जिनको रेसिपिएंट को आरसीएम एप्लीकेबल होता है उन रेसिपिएंट को इररेस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशहोल्ड यहाँ पर क्या करवाना है, जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाना है। क्लियर है? नेक्स्ट है ई कॉमर्स ऑपरेटर। देखो ई कॉमर्स ऑपरेटर में हम बात करते हैं, सबसे पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर गुड्स का है, सर्विसेज का है। गुड्स के केस में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, अगर उनके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होता है तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। ई कॉमर्स ऑपरेटर गुड्स का है बट उसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है, तो अगर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता है तो उस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 20 लाख से एक्सीड होता है उसका टर्नओवर, तो उसको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाना है, अदरवाइज नहीं करवाना है। बट अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर किसका है, सर्विसेज का है, तो सर्विसेज के केस में चाहे टीसीएस एप्लीकेबल हो चाहे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं हो, अगर आपका 20 लाख क्रॉस करता है तो आपको जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड कराना है, अदरवाइज नहीं। ओके,
नेक्स्ट है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो फॉरेनर है, जो बाहर रहता है, इंडिया में कोई एग्जीबिशन लग रही है, केवल उस एग्जीबिशन में वो अपने गुड्स को, प्रोडक्ट को दिखाना चाहता है, तो एनआरटीपी अगर इंडिया में थोड़े टाइम के लिए कुछ बिजनेस कर रहा है तो उसे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है जीएसटी लॉ में, तो उसको इररेस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशहोल्ड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है। क्लियर है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या जो भी पर्संस हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस अंडर सेक्शन 51। देखो जीएसटी में टीडीएस काटना जिन भी पर्संस को रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ही एप्लीकेबल होते हैं इसमें केवल, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिनके ऊपर भी जीएसटी में टीडीएस एप्लीकेबल होता है, दे आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। 7th पॉइंट है आपके एवरी पर्सन, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, वो इंडिया में OIDAR की सर्विसेज देता है, इंडिया में OIDAR की ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस रिट्राइवल की सर्विसेज देता है, बट इंडिया में जिस पर्सन को दे रहा है सर्विसेज वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। कौन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो नॉन रेजिडेंट इंडिया में अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर OIDAR की सर्विसेज देता है तो उस नॉन रेजिडेंट को यहाँ पर क्या करवाना है, जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाना है और उस नॉन रेजिडेंट को ही इंडिया में टैक्स पे करना है। क्लियर है। नेक्स्ट है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विसेज अगर आप देते हो तो आपको जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वहां पर इसका कोई अदर जगह रजिस्ट्रेशन है या नहीं, अगर अदर लॉ में इसका रजिस्ट्रेशन हो या नहीं हो, इसको जीएसटी में तो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशहोल्ड। लास्ट पॉइंट है पर्संस और क्लास ऑफ पर्संस नोटिफाइड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कुछ पर्संस को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखा है कि उनको जीएसटी लॉ में क्या करवाना होगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्लियर है। तो सेक्शन 24 भी आपका कंप्लीट है, जिसमें आपने डिस्कस किया है कि किन किन पर्संस को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। ओके। सेक्शन 22 द पर्संस लायबल टू गेट रजिस्टर्ड, जिसमें हमने थ्रेशहोल्ड की बात करी थी, किस स्टेट में कितना थ्रेशहोल्ड है। सेक्शन 23 जिसमें पर्संस नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड। सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। क्लियर है। नेक्स्ट